अभी तक 5, मात्र 5 जने आए हैं। जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ। जल्दी करो, 7:20 हो चुके हैं, लेट हो रहे हैं अभी भी। चलो नमस्कार, रुद्रा की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब हम लोग कल जैसे हमने बात की थी कि हम लोग रेगुलर क्लासेस अपने स्टार्ट करेंगे और रोज़ाना एक एक क्वेश्चन को लेते हुए हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे आपने लिखना है और शॉर्ट में उसको आपने कैसे समझना है, ये सब के सब हम वीडियोस क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपके टाइम नहीं खराब करते हुए एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको सबको दिखाई दे रहा होगा, मुझे कमेंट्स में कर दीजिएगा। अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा हो या आवाज़ नहीं आ रही हो तो मुझे बता देना भाई। दिखाई दे रहा होगा, आप कमेंट्स कर दीजिए। सबको दिखाई दे रहा है? जल्दी कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि आपको सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा, फिर मुझे स्टार्ट करना है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट करते रहिएगा, मैं देखता रहूँगा। पहला आज हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे ये आपके डीईसी फर्स्ट का पॉइंट है जिसको हम स्टडी करेंगे। आपको जैसे पता है कि डीईसी के अंदर हम लोग जो कोर्स कर रहे हैं ये, इसमें सारा का सारा बच्चों से संबंधित ये कोर्स है, महिलाओं से संबंधित ये कोर्स है। बच्चों के जन्म से लेकर के बच्चे की बाल्यावस्था पूरा हम इसमें अध्ययन करते हैं। तो इसको जो डीईसी को है हमें 3 तरीके से बांटा गया। इसके अंदर हमारा जितना भी सिलेबस है, तो जिसमें डीईसी 1, डीईसी 2 और डीईसी 3। तो आज हम डीईसी 1 का टॉपिक लेके चलते हैं। पहले हमने इस डीईसी 1 के टॉपिक को क्लासरूम में किया है, लेकिन आपने क्लासरूम में जो किया है उसमें सभी बच्चे उपस्थित नहीं थे, तो मैं अब पुनः उस सारे सिलेबस को स्टार्ट कर रहा हूँ। शॉर्ट फॉर्म में करूँगा, जो मेन टॉपिक होंगे वही मैं करवाऊँगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करेंगे। इस चीज़ को आपको समझना है। अब एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखनी है कि जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो आपकी किसी एक बुक से संबंधित नहीं होता, क्योंकि डीईसी 1 में जो बुक्स है, जो आपका सिलेबस है, वो कहीं ना कहीं डीईसी 2 से भी रिलेटेड रहेगा, और जो डीईसी 2 का सिलेबस है वो कहीं ना कहीं डीईसी 1 से रिलेटेड भी रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि डीईसी 1 में जब हम बाल्यावस्था का अध्ययन करेंगे तो उसमें विकास की अवस्थाओं का भी वर्णन करेंगे, विकास के अंदर अवरुद्ध कौन कौन से आते हैं वो भी पढ़ेंगे, तो अवरुद्ध के दौरान बीमारियां भी होती हैं वो भी पढ़ेंगे। तो जब हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जब हम डीईसी 2 का सिलेबस पढ़ेंगे तो उसमें बीमारियों को पढ़ेंगे, तो वो बीमारियां ही भी क्या करती है, बालक का जो विकास है, जो वृद्धि है, उसको अवरुद्ध करती है, यानी उसका संपूर्ण जीवन को प्रभावित करती है। तो हम दोनों बुक्स में से कंबाइंड टॉपिक लेकर के चलेंगे। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको सिलेबस को इस तरीके से पढ़िएगा कि खुले दिमाग से आप अपने अंदर समाहित कर सकें। चलिए, हमारे पास समय कम है और हम पहला यहाँ आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि ये आपके पास एक क्वेश्चन है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं और प्रत्येक अवस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो हम
पहले सिर्फ ये देखते हैं कि ये विकास की विभिन्न अवस्थाएं कौन सी होती हैं। यहाँ पे देखिए आप, आपके सामने नोट्स है। ये एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये नोट्स और ये वीडियो क्लासेस आपको दोनों के दोनों हमारी एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएंगी। यूट्यूब पे आपको ये अवेलेबल नहीं मिलेगी, सिर्फ लाइव के दौरान आप देख सकते हैं। उसके बाद ये जो वीडियोस हैं ये आपको हमारी एप्लीकेशन पर ही मिलेंगे। आपको एप्लीकेशन पे ही जाना पड़ेगा अगर आपने इसको देखना है, चाहे वीडियो फॉर्मेट में देखें चाहे आप पीडीएफ फॉर्मेट में देखें, आपको वहीं पढ़ने को मिलेगा। तो अब आप गौर कीजिएगा, आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको ये स्पष्ट लिख रहा है कि उत्तर आपको कितने शब्दों में लिखना है, 500 शब्दों में। इसने पूछा क्या है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं कौन सी होती हैं। तो चलिए ये देखिएगा कि बाल विकास होता क्या है। बाल विकास हमने पहले भी जानते हैं, फिर भी हम दोबारा पढ़ रहे हैं कि बाल विकास एक सतत और क्रमिक प्रक्रिया है। सतत का मतलब होता है लगातार चलना। तो बाल विकास क्या है, एक लगातार चलने वाली और क्रम से चलने वाला प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें बच्चा शेषवावस्था से लेकर के किशोरा अवस्था तक, शेषवावस्था यानी जन्म से के बाद से लेकर के और किशोरा अवस्था तक शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से विकसित होता है। ये सही है कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के वो किशोरा अवस्था तक उसके अलग अलग विकास चलता है। उस विकास में शारीरिक विकास भी शामिल है, उसका संज्ञानात्मक विकास भी शामिल है, उसका सामाजिक विकास भी शामिल है, उसका भावनात्मक विकास भी शामिल है। और इन सभी का विकास होता है, चाहे वो शारीरिक, संज्ञानात्मक, सभी का ही हो, विकास होता रहता है, निरंतर होता है ये, और ये जीवन पर्यंत चलता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, जब हम इसका अंतर पढ़ेंगे तब हम समझेंगे। आगे लिखता है, विकास को विभिन्न अवस्थाओं में बांटकर अध्ययन करना आसान हो जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम सिर्फ एक मानव श्रृंखला का पूरा का मानव जीवन एक साथ पढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो ये कहता है कि विकास को विभिन्न अवस्थाओं में बांट करके अध्ययन करना आसान है। तो हम भी इसको क्या करेंगे, अब जो है अवस्थाओं को बांट करके ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि प्रत्येक अवस्था की अपनी आवश्यकताएं और चुनौतियां होती हैं और इसकी एक विशेषताएं भी होती हैं। प्रत्येक अवस्था की विशेषता होती है, हमने जानते हैं हम लोग, वैसे साधारणतः फिर भी यहाँ देखिएगा, ये कहता है पहली अवस्था है शेषवावस्था, जो किसी बच्चे के जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक चलती है। ये अवस्थाएं कौन कौन सी है उनको हम ध्यान दीजिए। पहली है शेषवावस्था, दूसरी है प्रारंभिक बाल्यावस्था, उसके बाद तीसरी है आपके पास मध्य बाल्यावस्था, और चौथी है किशोरा अवस्था, और 5वीं अगर हम पढ़ेंगे तो जाकर के वो हो जाती है, लेकिन उस अवस्था तक हमें पहुंचना नहीं है, हमें 4 ही पढ़नी है अभी, आप 5वीं अवस्था तक मत जाइए। तो पहले हम पढ़ते हैं शेषवावस्था। शेषवावस्था कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के 2 साल तक बताई गई है। अब यहाँ पे ये कहता है कि इसकी विशेषता क्या है। यहाँ पे देखिए इसकी विशेषता में ये कहता है कि शारीरिक विकास तीव्र होता है, वजन और ऊंचाई तेजी से बढ़ती है। जो शेषवावस्था है, शेषवावस्था में शारीरिक विकास क्या होगा, तीव्र होगा, वजन और ऊंचाई तेजी से बढ़ती है। आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, यहाँ पे इस टॉपिक को हम समझते हैं थोड़ा सा, कि इस अवधि जो होती है ना शेषवावस्था, इसमें शिशु का जो वजन है वो तीव्र गति से बढ़ता है, और जन्म का जो समय होता है, जन्म के समय उसका जो वजन होता है, उस वजन से 1 साल के भीतर ये वजन 3 गुना हो जाता है। आप जब देखेंगे कभी किसी शिशु को, तो जन्म के समय उसका जो वजन होगा उससे 3 गुना ये वजन लगभग हो जाता है, और 1 साल के भीतर भीतर ये 3 गुना हो जाता है। तो यानी शारीरिक विकास तो उसका तीव्र होता है, वजन भी बढ़ता है और हाइट भी बढ़ती है, ऊंचाई भी लगभग उसकी दोगुनी अवस्था तक बढ़ चुकी होती है। जन्म के समय वो जितनी शरीर उसका विकसित हुआ होता है उससे लगभग आप ये मान के चलिए कि दुगना उसका विकास हो चुका होता है। और जो विकास है, जो शरीर का जो विकास है, उसमें आप देखेंगे तो आकार और विकास दोनों अनुपात में बढ़ते हैं। आप कभी भी किसी भी शारीरिक अंग को देखेंगे तो उसका जो अनुपात होगा वो लगभग बराबर अवस्था में रहता है। शिशु के अंगों का विकास जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, इस बात को आप समझिए, ठीक है। जैसे हाथ है, पैर है, सिर है, इन सभी का विकास। अब दूसरा पॉइंट ये कहता है मस्तिष्क का आकार बढ़ता है और संवेदी अंग सक्रिय हो जाते हैं। मस्तिष्क का आकार बढ़ता है, संवेदी अंग सक्रिय हो जाते हैं। इस चरण में अगर हम बात करें तो यहाँ एक चीज समझनी होती है हमें कि
मस्तिष्क का विकास जो होता है वास्तविकता में जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ये। इसका विकास जितना होगा उतना ही बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होगा, इस बात को भी हमें समझना है। तो अब मस्तिष्क का जब विकास आकार बढ़ेगा तो संवेदी अंग सक्रिय होंगे। क्यों? क्योंकि जब मस्तिष्क बढ़ेगा तो उसका संज्ञानात्मक विकास भी बढ़ेगा और उसकी संवेदी क्षमताएं जो है उनमें भी विकास आपको मिलेगा। ये संवेद जब मस्तिष्क बढ़ेगा तो संज्ञानात्मक विकास बढ़ेगा, और जब संज्ञानात्मक विकास बढ़ेगा तो क्या होगा कि संवेदी जो क्षमताएं हैं उनको वो प्रभावित हो करेगी। मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों का जो विकास होता है ना, जिससे हम जैसे कहते हैं दृष्टि है, उसका सुनना है, उसका संवेदनाओं के प्रति जागृत होना है, संवेदनाओं को समझना है, या यूं कहें कि वो उसका अपोजिट किसी क्रिया के प्रतिक्रिया देना जो है, इन सभी क्षमताओं में बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ आप इस चीज़ को समझ होंगे कि मस्तिष्क का जब आकार बढ़ता है तो संवेदी अंग सक्रिय होते हैं। अब तीसरा ये कहता है बच्चा चीज़ों को छूने, मुंह में डालने और देखने से पहचानता है। 2 साल की अवस्था में उसका जो ये विशेषता जो बता रहा है। तो अब इसको समझिए कि शिशु जो होता है ना, वो अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करना प्रारंभ कर देता है इस अवस्था में 2 साल तक, और इस वक्त वो अपनी इंद्रियों का उपयोग भी करता है। अपनी इंद्रियों के माध्यम से ही वो कुछ किसी न किसी चीज़ को पहचानता है, चाहे वो मुंह में डाल करके देखना हो। आपने देखा होगा छोटे शिशु होते हैं, जब उनको दूध पिलाया जाता है तो आप वो दूध को पीना शुरू कर देते हैं, और उसी दूध के स्थान पर अगर आप उसको अंगूठा दे देंगे तो एक बार शायद आपने मुंह में ले लेगा, लेकिन उसे पता चल जाएगा कि नहीं ये अंगूठा है या कोई और चीज़ है जिसमें मुझे कोई आनंद नहीं आ रहा, तो उसे झट से अपना मुंह साइड में कर लेता है। तो आपको ये समझना है कि वो अपनी इंद्रियों को उपयोग करना प्रारंभ कर देता है। अब यहाँ पे कहता है उदाहरण, एक 6 महीने का बच्चा माँ की आवाज़ पहचानता है। बिल्कुल, ये देखिए, एक 6 महीने का बच्चा माँ की आवाज़ पहचानता है और उसके चेहरे पर मुस्कान देता है। अब ये लिखना तो ऐसा था कि एक 6 महीने का बच्चा जो है वो माँ की आवाज़ को पहचान सकता है और उसको माँ को देख करके उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। बिल्कुल, यह सामाजिक और संवेदी विकास का संकेत है। अब इसको समझ लेते हैं कैसे। एक उदाहरण लेते हैं हम लोग कि शिशु जो होता है माँ की आवाज़ के प्रति बड़ा संवेदनशील होता है। अगर माँ अपने शिशु को आवाज़ लगाती है तो वो अचानक से हाथ पैर हिलाना शुरू कर देता है, ऐसे सोचता है कि वो मुझे गोदी लेगी माँ। तो कहीं ना कहीं ये जो वो अपनी माँ की आवाज़ के अपोजिट प्रतिक्रिया देता है, वो उसका संवेदी विकास को प्रदर्शित करता है। और एक चीज़ यहाँ और भी देखने वाली बात है कि जब शिशु इस अवस्था में अपनी माँ को पहचान रहा होता है तो वो कहीं ना कहीं ये उसके भावनात्मक विकास को भी प्रदर्शित कर रहा होता है, क्योंकि कहीं आप देखेंगे कि माँ के साथ उसकी भावनाएं जुड़ी है, तभी तो वो अपने प्रतिक्रिया दे रहा है अपोजिट। तो जब अपोजिट में प्रतिक्रिया दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो उसके भावनात्मक विकास भी हो रहा है। जब बच्चा मुस्कुराता है तो ये एक सकारात्मक प्रतिक्रिया होती है। जब माँ बुलाती है और बच्चा मुस्कुराता है तो ये उसकी सकारात्मक प्रतिक्रिया है। और अगर इसी प्रकार हम बात करें कि शेषावस्था में सामाजिक विकास के भी कुछ संकेत मिलते हैं, जैसे बच्चा जो है, चाहे वो छोटा शिशु है, वो अपने परिवार के सदस्यों के पास जाकर के खुश हो जाता है, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसे ले तो वो रोने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं इस बात को भी समझना है कि उसका सामाजिक विकास भी उस समय होने लग जाता है 2 साल में। ठीक है, तो ये पहली अवस्था थी शेषावस्था। अब दूसरी अवस्था चलती है प्रारंभिक बाल्यावस्था। आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए, इनको छोटे शॉर्ट्स फॉर्म में आप लिखते भी रहिएगा ताकि आपको रिपीट होता रहे। दूसरी अवस्था है प्रारंभिक बाल्यावस्था। ये बाल्यावस्था जो प्रारंभिक होती है ये होती है 2 से 6 वर्ष की। ठीक है, 2 से 6 वर्ष की अवस्था में कुछ विशेषताएं हैं, जैसे बच्चा चलना, बोलना, चित्र बनाना और खेलना सीख जाता है। ये अवस्था ऐसी होती है। और ये विकासात्मक चरण में न केवल जो है शारीरिक रूप से, मैं कहूँ कि अगर आपको ऐसा समझें आप कि बस ये जो
बच्चा चलना, चित्र बनाना, खेलना जो सीखता है ना, ये उसके शारीरिक कौशल की वृद्धि को प्रदर्शित करता है हमारे सामने, बल्कि इसके साथ साथ ये संज्ञानात्मक विकास का भी एक महत्वपूर्ण चरण मान सकते हैं हम इसको। बच्चे अपने चारों ओर की दुनिया को उस समय समझना प्रारंभ कर देते हैं और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में संलग्न हो जाते हैं जब वो प्रारंभिक बाल्यावस्था से गुजर रहे होते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था ही वो अवस्था है जिसमें माता पिता के साथ वो रह करके, परिवार के साथ रह करके कुछ न कुछ शब्दों को उनके पीछे बोलना प्रारंभ करते हैं, बातचीत करने का ढंग सीख जाते हैं। धीरे धीरे करके वो अपनी भाषा का कौशल भी इसी समय सीखते हैं और उस भाषा कौशल का विकास भी इसी समय होता है। दूसरा है कल्पना शक्ति तेज होती है। यहाँ पे देखिए दूसरा लिखता है कल्पना शक्ति तेज होती है, काल्पनिक मित्रों का निर्माण सामान्य है। अब इस बात को हम कैसे समझें? हकीकत में जब बच्चा प्रारंभिक बाल्यावस्था से गुजर रहा होता है तो वास्तविकता में आप देखेंगे तो उसका माइंड बड़ा शार्प होता है। आपने छोटे बच्चों को अपने परिवार में देखा होगा, वो कुछ न कुछ कल्पना करते रहते हैं। अब वो कल्पना क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी उस समय में बुद्धिक विकास की जो वृद्धि हो रही होती है वो बहुत तीव्र गति से हो रही होती है और ये कल्पना शक्ति भी उसके साथ साथ तेज हो जाती है। अब हकीकत में उसको मित्रों का तो पता नहीं होता कि मित्रता कहते किसे हैं, लेकिन उसके काल्पनिक मित्र जरूर बन जाते हैं जो कुछ काल के लिए होते हैं, उसके बाद उनकी वो मित्रताएं खत्म हो जाती हैं। जैसे बचपन में पहली क्लास में आपने बच्चों को देखा होगा, जब पढ़ाने गए होंगे आप स्कूल में, तो बच्चे देखिएगा फर्स्ट क्लास में कि अपने मित्र बना करके रखते हैं, फिर दूसरी क्लास में चले जाते हैं, फिर दूसरा मित्र बन जाता है, फिर अगली क्लास में जाते हैं तो उनका अलग मित्र बन जाता है। तो ये काल्पनिक जो मित्र होते हैं इनका निर्माण वो करता रहता है। बच्चे ये जो कल्पना जो होती है ना, जो हमने कहा कि कल्पना उनकी शक्ति जो तेज होती है, ये वास्तविकता में यहीं से, इस जो समय होता है 2 से 6 साल का, यहीं से ही तो बच्चा कल्पना की दुनिया में प्रवेश करता है। यहीं से वो जाकर के कल्पना करना सीखता है, उसे पहले कुछ नॉलेज नहीं होता। यहीं से जाकर के, इसी अवस्था में जाकर के वो कल्पना की दुनिया में प्रवेश करता है और कल्पना में करना प्रारंभ करता है। आप देखेंगे वो काल्पनिक खेलों में भाग लेता है। आपने कभी देखे होंगे बच्चों को छोटे चिड़ी उड़, कागला उड़, क्या वो चिड़ी उड़ कागला उड़ वास्तविकता में उड़ रहा होता है क्या? नहीं उड़ता। यानी आप इस चीज को समझिए कि हकीकत में कल्पनाओं के खेल खेल रहे होते हैं। कल्पना होती है उनकी कि ये चीज ऐसे है और हम इसको ऐसे खेलेंगे, तो काल्पनिक खेल खेलते हैं, उनमें उनको इंटरेस्ट भी आता है। आपने कई बार बच्चों को देखा होगा गाड़ी चलाते हुए, कोई साधन चलाते हुए, उनके पास कुछ गाड़ी साधन होता नहीं है, लेकिन वो फिर भी बैठे अपने आप में कार चला रहे होते हैं, हाथ को हिला करके, या कुछ आपकी नज़र में पी पी करके गाड़ी की आवाज़ निकालते हैं। तो ये भी एक चीज़ देखने वाली बात है कि वो इस अवस्था में काल्पनिक खेलों में भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। बहुत बार तो बच्चे डॉक्टर बनना, शिक्षक बनना, इस टाइप के अभिनय भी करते हैं इस टाइम पीरियड में। तो वो सब कल्पना शक्ति होती है उनकी, और कुछ नहीं है, ठीक है। और ऐसी जो कल्पना शक्ति होती है ना, ये उन बच्चों के अंदर रचनात्मकता को भी बढ़ाती है। उनके जीवन के अंदर उनके जब ये कल्पना करते हैं तो वो रचना करना सीखते हैं, तो रचनात्मकता बढ़ती है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो उनका भावनात्मक विकास भी इस समय तीव्र गति से हो रहा है। पहले वो सिर्फ परिवार को जान रहा होता है जब वो बाल्यावस्था दोस्त के अंदर की शेषावस्था से गुजर रहा होता है, लेकिन जब प्रारंभिक बाल्यावस्था में आता है तो आप देखेंगे उसके आसपास के लोगों से जुड़ाव जो होता है वो ज़्यादा होना प्रारंभ हो जाता है। तो इस परिस्थिति को आप ऐसे समझ सकते हैं कि उस समय उसका सामाजिक और भावनात्मक विकास तीव्र गति से हो रहा होता है, ठीक है। अब आगे तीसरी लाइन ये कहता है सामाजिक नियमों की समझ प्रारंभ हो जाती है। बिल्कुल, अब यहाँ भी इस चीज़ को समझना है कि सामाजिक नियमों से ये क्या मतलब है। इस आयु में जब आप देखेंगे तो बच्चे जो होते हैं ना, अपने आसपास के लोगों के साथ बातचीत करते हुए और सामाजिक मानदंडों को सीखते हैं, उनको नियमों को समझने लग जाते हैं। वो लोग सीखते हैं कि कैसे किसी का सहयोग करना है, कैसे किसी के साथ हम मित्रता को निभाना है, कैसे किसी के साथ हमें खेलना है, या खेल के दौरान हमें किस प्रकार सहयोग करना है। ये सब जो सारी परिस्थिति है जिसको है,
इसे हम इस टाइप से मान सकते हैं कि वो सामाजिक नियमों को समझना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, अब आगे अगर हम चलें तो आगे इस पॉइंट्स पे लिखता है, उदाहरण दिया इसने, देखिएगा, एक 4 वर्षीय बच्चा अपने खिलौनों से बात करता है। एक 4 वर्षीय जो बच्चा होता है वो खिलौनों से बात करता है, कहानियां गढ़ता है और यह संज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास दर्शाता है। एक 4 वर्षीय बच्चा अपने खिलौनों से बात करता है, कहानियां गढ़ता है और यह संज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास दर्शाता है। उदाहरण ले लेते हैं, एक 4 साल का बच्चा है, आपने घर पे देखा होगा, गुड्डा गुड्डी का खेल खेला होता है। गुड्डा गुड्डी के दौरान अगर गुड्डा बात करें या गुड्डी बात करें तो मेल और फीमेल है, हमें पता है, लेकिन क्या बच्चे को पता होता है कि ये मेल और फीमेल का अंतर क्या है? नहीं पता होता। और हमें पता है कि वो गुड्डा बोल नहीं सकता या वो गुड़िया जो खिलौना है वो बोल नहीं सकती, ठीक है, उसको कोई चोट नहीं लग सकती, लेकिन आप बच्चे को देखेंगे तो वो गुड्डा गुड्डी के साथ भी बात करते हैं, सो जा मेरे नन्ना, सुलाने की कोशिश करते हैं, जैसे बच्चे को सुला रहे हो, कई बार उसको खिलाने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा है कि वो कल्पना शक्ति के माध्यम से ही उसके साथ, बच्चे के साथ वो बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं। उसको कभी उसकी शादी करना, कभी उसको नहलाना या उसके प्रति किसी तरह की कहानी का निर्माण कर लेना, ये सब जो है उसके संज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास को दर्शाता है, जो ये आपके सामने लिखा हुआ है। अब अगर हम बात करें तो कल्पना शक्ति जो होती है ना, वो बच्चे को बड़ा प्रोत्साहित करती है जीवन में। उसे अपने आप को व्यक्त करने के साथ साथ संवाद की शक्ति का भी विकास करती है। अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को सामाजिक परिवेश में कैसे प्रदर्शित करना है वो भी उसको सिखाती है। वो मदद करती है। इस टाइप की जो स्थिति होती है, जो खिलौनों से बात करना या कल्पना शक्ति के माध्यम से बात करना, ये जो स्थिति होती है, ये आप ये मान लीजिए कि उस बच्चे के जीवन के समय से लेकर प्रारंभिक समय में जितना उसका सपोर्ट करिए, ये ताउम्र उसको सपोर्ट करती हैं, उसका विकास करती हैं। तो कल्पना शक्ति के माध्यम से ही वो क्या करता है, लोगों के साथ संपर्क में आता है, सामाजिक संबंध बनाता है और उसके बाद वो इसी के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कौशल विकसित करता रहता है। उसके बाद तीसरे पे चलें तो तीसरे पे ये पॉइंट्स पे हमें लिखता है मध्य बाल्यावस्था। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 6 से 12 वर्ष। ये जो 6 से 12 वर्ष की अवस्था आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, इसमें देखिएगा ये विशेषताएं बता रहे हैं कुछ हमें। स्कूली जीवन की शुरुआत होती है। देखिए ये अब जो कह रहे हैं कि स्कूली जीवन की शुरुआत होती है, ये 6 से 12 वर्ष क्यों माना है? क्योंकि अब वर्तमान परिस्थिति में 6 से 12 वर्ष को अपने स्कूल में लेकर के गए हैं। 6 वर्ष से पहले बच्चे का प्रवेश नहीं हो रहा होता आजकल। 6 से पहले उन्हें आंगनबाड़ी केंद्र या जिसे हम प्री प्राइमरी स्कूल कहते हैं, जहाँ 3 से 6 साल तक के बच्चे पढ़ने जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर उसका जीवन चलता है। तो स्कूली जीवन हकीकत में स्कूल पहली क्लास से प्रारंभ माना है, तो इसलिए वो कहता है कि 6 से 12 वर्ष के जीवन के भीतर उसका स्कूली जीवन की शुरुआत हो जाती है। भाषा, गणित, तर्क आदि का विकास भी होता है। अब इस बात को समझ लीजिए आप थोड़ा सा, कि आप साधारण शब्दों में यूँ कह सकते हैं कि उसका शैक्षिक जो कौशल का जो विकास है, शैक्षणिक कौशल जो है उसका, वो इसी जीवन में यानी 6 से 12 वर्ष के दौरान उसका प्रारंभ होता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे उसका मौखिक संचार जो है वो भी यहीं से प्रारंभ हो जाता है, इसी अवस्था में। इस अवस्था में वो भाषा सीखता है, शब्दों का, एक शब्दों से 2 शब्दों को जोड़ करके फिर 2 वाक्यों को जोड़ करके बोलना सीखता है। तो इस अवस्था में आकर के वो एक यूँ कह सकते हैं कि भाषाई विकास जो है उसका अच्छा हो रहा होता है। इसी समय में वो गणित, जोड़ घटाव आदि को भी सीख लेता है, तर्क करने लग जाता है बच्चा। तो ये चीज़ें जो इतना जो विकास है ये उस समय होता है, ठीक है। और यहाँ कुछ चीज़ें आपको और भी समझनी है कि इस अवस्था में जब बच्चा होता है ना, तो वो अपनी समस्याओं को खुद थोड़ा थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करने लग जाता है। खुद आप देखेंगे ना, तो वो अपनी समस्याएं जो हैं अपने जीवन में
छोटी छोटी, चाहे वो भाषा संबंधी है, चाहे गणित संबंधी है, चाहे तर्क संबंधी है, या घरेलू काम से संबंधित है, उसका ये विकास यहाँ पे इस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। दूसरा, समूह में काम करना, मित्र बनाना, प्रतिस्पर्धा करना सीख जाता है। ये हमने पहले भी पढ़ लिया, थोड़ा सा हम समझ ही गए इस चीज़ को, ठीक है। आत्म छवि और आत्म सम्मान विकसित होता है। ये जो 6 साल से 12 साल तक, ये बिल्कुल सही है। पहले जब बच्चे आपने देखे होंगे 3 साल 4 साल तक, उसका रूठना जो होता है वो एक रूठना होता है, नाराजगी व्यक्त कर सकता है वो। लेकिन इस समय में आप देखेंगे तो अगर आप बच्चे के साथ कोई गलत बात कहते हैं, बच्चे पे गुस्सा होते हैं, तो बच्चा भी सामने से गुस्सा होना प्रारंभ कर देता है। अगर उसके आत्म सम्मान को ठेस पहुंचती है तो वो बोलना बंद कर देता है। आप लोगों के साथ, पारिवारिक सदस्यों के साथ भी बहुत बार हम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो समझने लग जाता है कि हाँ मुझे ठेस पहुंची है। तो यानी जब वो इस चीज़ को समझ रहा है कि उसको ठेस लगी है, तो आप इस बात को समझिए कि अगर वो इस चीज़ को समझ गया कि ठेस लगी है, तो कहीं ना कहीं उसका आत्म सम्मान विकसित हो रहा होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए इन्होंने दिया, एक 9 वर्षीय बच्चा स्कूल की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेकर विजेता बनता है। बिल्कुल ये सिंपल सी बात है कि जब बच्चा इस टाइम पीरियड में होता है तो वो खेलना प्रारंभ कर देता है, प्रतियोगिताओं में भाग लेना प्रारंभ कर देता है। जब वो खेलेगा, जीतेगा, फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, तो उसको खुद को गर्व महसूस होता है, ठीक है। तो ये सब आत्म सम्मान के और उसके सामाजिक विकास के प्रतीक है, ठीक है। बाकी आप थोड़ा सा समझने की खुद कोशिश कीजिएगा। चौथा पॉइंट ये लिखता है किशोरावस्था, जो कि 12 से 18 वर्ष तक इन्होंने दी है। हम युवा अवस्था में नहीं जाएंगे, 12 से 18 वर्ष तक ही ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे। विशेषताएं क्या कहता है इस समय की, कि हार्मोनल परिवर्तन के कारण शारीरिक बदलाव जैसे स्वर परिवर्तन, कद वृद्धि, यौनिक परिवर्तन आदि होते हैं। ये जो समय होता है जिसमें हम किशोरावस्था कहते हैं, देखिए यहाँ किशोरावस्था को हमें कुछ समझना है। किशोरावस्था हमें जैसे लड़कियों के मामले में और लड़कों के मामले में हम अलग अलग मानते हैं, ठीक है। हम पहले इस चीज़ को जब भी आगे नेक्स्ट में हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो हम उसमें एक्सप्लेन कर देंगे आपको कि लड़कियों में किशोरावस्था क्यों पहले मानी जाती है और लड़कों में क्यों बाद में मानी गई है। फिर भी मैं संक्षिप्त रूप से आपको थोड़ा सा बता दूं कि लड़कियों में जो हार्मोन्स जो परिवर्तन होते हैं, उसकी जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, वो छोटी एक युवा अवस्था में पहले एक मेल की तुलना में पहले होना प्रारंभ कर जाते हैं। चाहे वो वक्षस्थल का बढ़ना हो, ठीक है, चाहे आप यूँ मान लीजिए उसके शरीर की बनावट जो है, शेप में परिवर्तन होना हो, तो वो लड़कियों में थोड़ा जल्दी परिवर्तन दिखाई देते हैं। और जब वो परिवर्तन दिखाई देने लग जाते हैं तभी हम एक युवा अवस्था की सीढ़ी मानते हैं कि बच्चा युवा अवस्था में आने लग गया। और ये जो परिवर्तन होते हैं हार्मोनल के, जो ये लड़कियों में तो दिखाई दे जाते हैं थोड़ा सा जल्दी और लड़कों में थोड़ा सा लेट दिखाई देते हैं। इसलिए ये माना गया है कि लड़कियां पहले इस अवस्था में घुस जाती हैं, किशोरावस्था में जल्दी आ जाती हैं, और लड़के जो हैं वो बाद में आते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, बस शारीरिक को हमने देखी, क्योंकि अगर मैं एक साधारण सी बात कहूँ तो किशोरावस्था की कोई एक सीमा नहीं है, कोई एक लिमिट नहीं है जिससे हम नाप सकें कि हाँ ये किशोरावस्था में घुस गया। तो हमने किशोरावस्था को में प्रवेश का एक दायरा माना कि हाँ अगर शारीरिक परिवर्तन ये दिखाई देने लग जाए, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, तो ये मान लीजिएगा कि वो किशोरावस्था में प्रवेश कर गया। जैसे मूंछों का आ जाना, दाढ़ी का आना, ठीक है, बालों का थोड़ा थोड़ा उठना, तो हम खुद कह देते हैं कि हाँ अब ये जो लड़का है ये किशोरावस्था में प्रवेश कर गया, ठीक है। तो यहाँ हमें इस चीज़ को समझना है कि हार्मोनल परिवर्तन के कारण शारीरिक बदलाव जैसे स्वर परिवर्तन है, कद वृद्धि है और यौनिक परिवर्तन है होते हैं, ठीक है। ये आपको दिखाई दे जाएंगे। और ये सारे जो परिवर्तन है ये बाहरी परिवर्तन होते हैं। इसे देखा जा सकता है, आप साधारणतः देख सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोस्टेरोन है, सॉरी एस्ट्रोजन है, इस टाइप के जो हार्मोन्स हैं ये आपको परिवर्तन दिखा देते हैं। उनका स्तर बढ़ेगा, जब स्तर बढ़ेगा तो बदलाव आएंगे, और जब बदलाव आएंगे तो आंतरिक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो ये आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये किशोरावस्था प्रारंभ हो चुकी है। अब आगे वाला पॉइंट ये लिखता है टॉपिक में कि स्वतंत्रता की इच्छा, पहचान की खोज और निर्णय क्षमता विकसित होती है। ये जो किशोरावस्था होती है इसके अंदर आप देखेंगे जैसे ही बच्चे या लड़के या लड़कियां जब इस अवस्था में घुसते हैं तो वो खुद एक स्वतंत्रता की इच्छा रखते हैं। पहले तो वो माँ और बाप या पिता के साथ ज़्यादा साथ संबंधों के रूप में रहते हैं,
ज़्यादा उनके साथ मेल जोल करके रहते हैं, उनके बिना उनका मन नहीं लगता। अगर माँ दिखाई नहीं दे या पिता दिखाई नहीं दे तो वो पूछते हैं कहाँ गए, कैसे गए। लेकिन इस अवस्था में आने के बाद वो स्वतंत्र होना प्रारंभ कर देते हैं, वो अपने आप में खड़े होने की कोशिश करने लग जाते हैं कि अब मुझे कुछ ना कुछ करना है। वो खुद अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, लिखा है पहचान की खोज, यानी खुद वो अपनी पहचान बनाने की कोशिश करने में लग जाते हैं कि अब मुझे भी लोग जाने, मुझे लोग अपने नाम से पहचान सकें। और इस समय में उनकी निर्णय करने की क्षमता में भी विकास देखा गया है। पूर्णतः विकास तो नहीं कह सकते कि वो उनका प्रत्येक निर्णय सही हो, लेकिन हाँ, वो अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं, उन्हें किसी पर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद स्वतंत्रता की इच्छा के बाद ये लिखता है माता पिता से दूरी और मित्रों से जुड़ाव अधिक है। ये साधारण सी बात है। जब एक अवस्था, किशोरावस्था जो है प्रारंभ होती है, तो ये तो देखने को मिलता है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो पारिवारिक सदस्यों के साथ न रह करके अपने मित्रों के साथ ज़्यादा संबंध बनाते हैं। उसका कुछ कारण भी होता है कि वो अपनी भावनाओं को, जो उसकी इंटरनल भावनाएं हैं, जो उनकी पर्सनल जिसको भावनाएं हैं, वो अपने माता पिता या पारिवारिक सदस्यों के साथ वो व्यक्त नहीं कर सकते। वो मित्रों के साथ आसानी से बोली बताई जा सकती है, आसानी से मित्रों के साथ व्यक्त की जा सकती हैं। इसलिए ये कारण रहता है। हंसी मजाक ठिठोली का जो समय होता है, ये जो जिसमें पर्सनल लाइफ की ठिठोलियाँ होती हैं, मजाक होते हैं, तो ये दोस्तों के साथ किए जा सकते हैं, माता पिता पारिवारिक सदस्यों के साथ नहीं किए जा सकते। तो इस कारण ये देखा गया कि माता पिता या पारिवारिक सदस्यों से वो थोड़ी सी दूरी बन जाती है और मित्रों के साथ उनके संबंध ज़्यादा विकसित हो जाते हैं, मित्रता ज़्यादा गहरी हो जाती है। ठीक है, ये एक साधारण सा उदाहरण दे रहा है कि 15 वर्षीय किशोर करियर को लेकर के सोचता है, ये बिल्कुल सही है, अपने निर्णय समय लेना चाहता है, यह संज्ञानात्मक और आत्म परिभाषा विकसित करता है। ठीक है, इसे आप अब समझ चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, विकास और वृद्धि। हम अब यहाँ पे इसको पढ़ेंगे, विकास और वृद्धि को, कि विकास और वृद्धि में अंतर क्या है। वैसे तो हमने पहले पढ़ा है, आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, अपनी बुक्स जो आपके पास आई हैं उसमें पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं। यहाँ दो चीज़ों को समझना जरूरी है। जब हम बच्चे की अवस्थाएं पढ़ रहे थे तो वो शिशुआवस्था पढ़ी, बाल्यावस्था पढ़ी, किशोरावस्था पढ़ी। तो ये जो अवस्थाएं हैं, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करना या शिशुआवस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश करना, ये कहीं न कहीं उसके विकास और वृद्धि पर डिपेंड होती है। क्यों? क्योंकि जब उसके शरीर में, जब उसकी बौद्धिक क्षमता में, जब उसके संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और सामाजिक सभी प्रकार की जितनी भी उसकी क्रियाकलाप है उसमें विकास और होता है, तभी तो वो जाकर के एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन करता है। और एक अवस्था जो है, जो हमने पढ़ी है, वो कहीं ना कहीं पहले वाली अवस्था पर डिपेंड होती है पूर्णतः। जैसे अगर हम एक साधारण सी बात करें कि बाल्यावस्था जो है वो कहीं ना कहीं शिशुआवस्था पर डिपेंड होती है, उसकी विकास की दर शिशुआवस्था पे डिपेंड है। शिशुआवस्था में बच्चे का अगर विकास ढंग से हुआ है तो बाल्यावस्था प्रभावित नहीं होगी। अगर शिशुआवस्था में उसके बच्चे का कहीं ना कहीं शारीरिक या मानसिक या बौद्धिक कोई भी विकास, क्रियात्मक कोई भी विकास अगर प्रभावित हो गया, किसी कारण से रुक गया या उसकी गति कम थी विकास की, तो बाल्यावस्था में उसके परिणाम देखने को मिल जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार शिशुआवस्था में जब बच्चा होता है, उसके बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था में जब आ रहा होता है, तो बच्चे जो लेट चलना सीखते हैं, आप देखेंगे जो बच्चे लेट चलना सीखते हैं, तो अगर उसकी शिशुआवस्था में वो लेट चले हैं, 2 साल की अवस्था में वो घुटने के बल लेट चले हैं, तो आप ये समझिए कि जब वो पैरों के बल चलना प्रारंभ करेंगे, पंजों पर अपना वजन देना प्रारंभ करेंगे, तो वो भी कहीं न कहीं विलंब से होगा। अगर वो घुटनों के बल जब विलंब से चलना प्रारंभ किया, तो कहीं न कहीं उसका वो विकास जो उसका प्रभावित हुआ, वो प्रभावित किसको देगा? आगे वाली अवस्था को भी देगा, क्योंकि वो पैरों पे जब चलना प्रारंभ करेगा तो वो भी थोड़ा सा विलंब से प्रारंभ करेगा। ऐसे ही अगर वो बोलना लेट प्रारंभ कर रहा है बच्चा, तो आप इस बात को मानिए कि वो शब्दों को जोड़ करके वाक्यों को बोलना भी थोड़ा सा लेट करेगा। अगर बच्चे के बौद्धिक विकास को आप देखेंगे, बचपन में छोटी अवस्था में अगर कोई व्यक्ति जिसका बौद्धिक विकास नहीं हुआ है या बौद्धिक क्षमता कम है, तो आप देखेंगे वो युवावस्था तक भी कहीं ना कहीं उसको वो प्रभावित कर रही होती है बौद्धिक क्षमता। वो आपकी तरह साधारण जिसका विकास पूरा है उसके बराबर की तुलना में उसका बौद्धिक विकास आप
देख लीजिएगा कंपैरिजन में। तो क्या होता है कंपैरिजन में, जब आप देखेंगे ना तो उसका बौद्धिक विकास डाउन मिलेगा, वो किसी क्रियाकलाप को जल्दी से नहीं समझ पाएगा, वो किसी बातों को नहीं समझ पाएगा, वो सामाजिक विकास में भी पीछे हट जाएगा। तो ये चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो इस बात को समझिएगा कि कोई भी एक अवस्था जो है पहले वाली अवस्था के ऊपर डिपेंड होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं विकास और वृद्धि में अंतर क्या है, और मानव जीवन के संदर्भ में उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर ये कहता है आपको यहाँ भी 500 शब्दों में देना है। अब ये कहता है मानव जीवन एक सतत प्रक्रिया है, सबको पता है, निरंतर चलने वाला है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तनों के साथ व्यक्ति का पूर्ण विकास होता है। ये क्या कह रहा है कि जीवन पर्यंत ये चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल चलती है। और इस प्रक्रिया में आप देखेंगे उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास होता है। ये इस प्रक्रिया में दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, विकास और वृद्धि। अब इसने लिख दिया है यहाँ पे कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अगर मानव जीवन में विकास की बात करें, चाहे वृद्धि की बात करें, उसके पूरे जीवन की बात करें, तो यहाँ पर दो चीजों का जरूरी अवधारणाएं मानी गई है। पहला है विकास, डेवलपमेंट, और दूसरी है ग्रोथ। अब यहाँ दोनों चीजों में अंतर होता है। विकास एक अलग चीज है और वृद्धि एक अलग चीज है। वृद्धि के ऊपर विकास डिपेंड होता है, पर विकास पर वृद्धि डिपेंड नहीं होती। इस चीज को मैं आपको समझाऊंगा कैसे, ठीक है। एक दूसरे के साथ जुड़े हुए जरूर होते हैं ये दोनों, यहाँ इसने लिख भी दिया कि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं परंतु भिन्न है। विकास और वृद्धि एक साथ है। आप ये मान लीजिए कि दो पहिए हैं जिसके भरोसे जीवन चल रहा है, लेकिन दोनों हैं अलग अलग, दोनों में भिन्नताएं मिलेगी आपको, एक समान नहीं है। आप इसको एक रूप से परिभाषित नहीं कर सकते कि वृद्धि भी वही है विकास भी वही है, ऐसा नहीं है, दोनों एक दूसरे से अलग है। अक्सर ये शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, लेकिन इनका अर्थ और प्रभाव अलग अलग होता है। इसने लिख दिया है कि इन शब्दों को साधारणतः हम लोग ये मानते हैं वृद्धि वही है वही विकास है, ऐसा नहीं है, दोनों में अंतर है। अब नीचे परिभाषा भी इसने दी है, गौर करेंगे। वृद्धि से आशय शरीर के आकार, लंबाई, वजन, अंगों की लंबाई, ऊंचाई आदि में मात्रात्मक वृद्धि से है। यानी वृद्धि किसको कहा गया है, जो शरीर की बनावट है उसमें जो परिवर्तन होते हैं उसको वृद्धि कहा गया। चाहे वो शिशु के जब होता है, जब उसके आप देखेंगे मुट्ठी बंद होती है, उंगलियां काम नहीं कर रही होती, फिर धीरे धीरे उंगलियां काम करनी प्रारंभ कर देती है, फिर उसके हाथों की मांसपेशियां मजबूत होने प्रारंभ हो जाती है, फिर हाथों का साइज बढ़ता है, सिर का साइज बढ़ता है, पैरों का साइज बढ़ता है, फिर कंधों का साइज बढ़ता है। तो ये जो चीजें हैं, फिर उसकी हाइट की बात करें, उसके मोटापे की, शरीर में वजन की बात करें, तो ये जो चीज है ये वृद्धि है। इसे हम वृद्धि से के रूप में परिभाषित करते हैं, इसे हम विकास के रूप में परिभाषित नहीं कर सकते। ये वृद्धि कहलाएगी क्योंकि ये लिखता है कि यह एक भौतिक प्रक्रिया है जिसे मापा जा सकता है। बिल्कुल सही है। वृद्धि क्या है, जिसे हम आंखों से देख करके भी पहचान सकते हैं कि ये इसकी बनावट में अंतर आ गया है, इसकी वृद्धि हो गई। आप साधारणतः जब बच्चे के देखेंगे तो बच्चा जब बड़ा होता है तब नहीं कह देते कि लंबाई खींच गया, अच्छी लंबाई बढ़ी है मेरे बच्चे की, यानी वो लंबाई बढ़ी है तो वो उसकी वृद्धि है जिसे हमने देखते ही पहचान लिया। लेकिन विकास को आप ऐसे नहीं पहचान पाओगे, विकास को अनुभव करना पड़ता है। तो हम आगे बात करेंगे इसके मामले में कि विकास जब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इस बात को दोबारा समझ लीजिए कि जो शरीर की बनावट में परिवर्तन दिखाई दे और जिसे मापा जा सके उसे हम वृद्धि कहेंगे, और ये इसको हम भौतिक प्रक्रिया है और इसको हम पहचान सकते हैं। उसके बाद ये विशेषताएं बताता है आपको, यह एक मात्रात्मक कहता है प्रक्रिया है। इसके लिए इसने आपको ये कहा है कि यह एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। मात्रात्मक से समझिएगा कि इसका कहने का मकसद है कि इसे जब आप नाप सकते हैं, मात्रात्मक मतलब आप इसे नाप सकते हैं। आप जब किसी बच्चे की वृद्धि को देखेंगे तो उसे मापन कर सकते हैं, तो ये मात्रात्मक कहलाती है। शरीर के अंगों के आकार में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही है। हमने इस बात को पहले ही क्लियर कर दिया कि हाँ, ये जो वृद्धि होती है इसके अंदर क्या होती है, इसकी विशेषता बताता है कि ये जो अंग होते हैं बच्चे के या किसी के भी मानव के, इनके अंदर परिवर्तन दिखाई देने लग जाता है। आमतौर पर यह एक सीमित काल तक चलती है,
मुख्यतः किशोरावस्था। बिल्कुल, अब इस बात को आपको यह समझना है कि वृद्धि जो है संपूर्ण जीवन कभी नहीं चलती। अगर हम बात करें तो वृद्धि कभी पूरे जीवन भर नहीं चलती है। वृद्धि जो है वो कुछ समय के लिए ही चलती है। कब तक चलती है, इसे समझने के लिए आप ये मान लीजिए, इसने उदाहरण दिया है कि मुख्यतः किशोरावस्था तक चलती है, लेकिन कुछ ऐसी भी स्थितियां हैं कि वो किशोरावस्था तक भी नहीं चलती। किशोरावस्था से पहले भी आपको दिखाई दे जाएगी कि वृद्धि रुक जाती है। अब आप पूछिए, देखिए कई बार क्या होता है, शरीर के अंगों की जो बनावट होती है हाथ पैरों की, उसकी लंबाई 14 साल 12 साल तक हम देखते हैं कि हाँ बढ़ रहा होता है, लेकिन कद बढ़ता है तो हाथ और पैरों का लंबाई भी उसी अनुपात में बढ़ती है जब कद बढ़ेगा। लेकिन सर का साइज अगर आप देखेंगे तो सिर का साइज नहीं बढ़ रहा होगा। सर का साइज एक पहले ही 8 साल 9 साल की अवस्था में आने के उम्र में आने के बाद वो रुक जाती है। तो आप इस बात को समझिए कि वृद्धि जो है युवा अवस्था तक चलती जरूर है, आपके सामने दिखेगी, लेकिन कुछ अंग ऐसे होंगे जिनकी वृद्धि आपकी युवावस्था तक भी नहीं चलेगी, तो एक सीमित काल तक चलेगी, पूर्ण जीवन भर भी ये वृद्धि नहीं होगी। एक अवस्था ऐसी आ जाएगी जब आपकी हाइट भी रुक जाएगी, आपके हाथों के अंगों की वृद्धि रुक जाएगी, उसके बाद आपका ना शरीर का वृद्धि हो रही, ना हाथ की हो रही, ना पैर की हो रही, ना होठों की हो रही, ना नाक की हो रही, ना कान की हो रही, किसी भी चीज की बनावट में कोई अंतर नहीं दिखेगा, विकास वृद्धि नहीं दिखेगी, क्षमा चाहूंगा विकास नहीं वृद्धि नहीं दिखेगी। तो सीमित काल यानी एक निश्चित समय तक होती है। यह दिशात्मक होती है, यानी सिर्फ एक दिशा में बढ़ती है। अब ये बात समझिएगा, वृद्धि जो है निरंतर एक ही दिशा में चलती है, एक ही साइड में चलती रहती है। कभी ऐसा नहीं है कि वृद्धि नीचे की तरफ चलेगी, घटेगी। यानी कभी आपने देखा है कि एक व्यक्ति का हाथ का लंबाई बढ़ गई और फिर उसके हाथ की लंबाई घट गई? नहीं घटती, या तो बढ़ती है, रुक सकती है। एक अवस्था ऐसी आ जाए कि रुक सकती है, हो सकता है वो युवावस्था से पहले भी रुक जाए, क्योंकि आपने बौने व्यक्तियों को देखा है, उनका कद रुक जाता है। तो ऐसी अवस्था में एक समय सीमा आ जाती है जिसके बाद वृद्धि बंद हो जाती है, जीवन भर नहीं चलेगी, लेकिन एक दिशात्मक रूप से चलेगी, एक ही दिशा में निरंतर चलती है, उसके बाद वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, उसके बाद उदाहरण दिया इसने, एक बच्चे की लंबाई जन्म के समय 50 सेंटीमीटर थी, जो 5 वर्ष की उम्र में 100 सेंटीमीटर हो जाती है, और यह वृद्धि है। अगर हम इस बात की पॉइंट्स को हम बात करें, अगर इसी पॉइंट्स को लेकर के हम उदाहरण के एग्जांपल दें, तो 5 वर्ष की उम्र तक आप देखेंगे ये कह रहा है कि उसकी जो जन्म के समय लंबाई थी वो 50 सेंटीमीटर थी और वो 100 सेंटीमीटर हो जाती है। ऐसा नहीं है, वो 100 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा निकल जाती है। उदाहरण दिया इसने, आप ये मत मान लीजिएगा कि 100 सेंटीमीटर होती है, क्योंकि वृद्धि जो होती है प्रत्येक बच्चे की अलग अलग होती है, उसके अनुपात की दर अलग अलग होती है। कोई जल्दी लंबाई खींच ले बढ़ जाती है, किसी बच्चे की जल्दी लंबाई बढ़ जाएगी और किसी की लंबाई धीरे धीरे बढ़ती है। कोई 5 साल 7 साल की अवस्था में अच्छी लंबाई बढ़ा लेता है और उसके बाद उसकी लंबाई धीरे कम बढ़नी प्रारंभ हो जाती है, और किसी बच्चे की ये हालत होती है कि वो 5-7 साल तक तो धीरे धीरे लंबाई बढ़ पा रही है उसकी, उसके बाद अचानक लंबाई बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो उदाहरण दिया है इसको सिर्फ उदाहरण के रूप में ही समझिएगा। अब ऐसे ही अगर बच्चे की बात करें तो जन्म के समय उसका वजन भी देखिएगा, 2.4 से लेकर के 3.5 kg तक वजन होता है बच्चे का, और फिर उसमें भी वृद्धि होती है। फिर वो 1 साल के अंदर उसका 1 साल के भीतर आप वजन देखेंगे तो वो 5 से 6.5 किलो तक पहुंच जाता है, कई बार 7 kg तक भी पहुंच जाता है। तो ये जो वृद्धि है ये एक दिशा में ही होगी, इस बात को आपको समझना है, बढ़ोतरी में होगी, घटेगी नहीं, पीछे की दिशा में कभी नहीं जाएगी। एक वृद्धि पिछली अवस्था में कभी नहीं जाती, आगामी अवस्था पर ही पहुंचती है। ठीक है, और ये जो वृद्धि है ये जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण आयाम माना गया है। क्यों? क्योंकि वृद्धि के ऊपर सारा का सारा विकास भी टिका हुआ है। इस बात को भी हमें समझना है कि इसे महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं वृद्धि को, कि जितनी वृद्धि होगी विकास भी उसी गति से होगा, इसलिए वृद्धि जीवन में महत्वपूर्ण होती है। बिना वृद्धि के विकास की वृद्धि होना संभव नहीं है, शरीर विकास में बढ़ोतरी होना संभव नहीं है। वृद्धि बढ़ेगी तो विकास भी बढ़ेगा, अगर वृद्धि नहीं बढ़ी तो विकास में को भी प्रभावित कर देगी, इस बात को आपको समझना है। और वृद्धि को बढ़ाने के लिए बच्चे के लिए पोषण और जरूरी है,
उसका स्वास्थ्य रहना जरूरी है। अगर स्वास्थ्य प्रभावित होगा तो उसकी वृद्धि प्रभावित होगी, और अगर स्वास्थ्य प्रभावित हुआ तो वृद्धि प्रभावित होगी, वृद्धि प्रभावित हुई तो उसका विकास प्रभावित होगा। ये हमें समझना है। तो ये जब हम आगे चलेंगे, जितनी भी बीमारियां पढ़ेंगे, जितना हम बाल्यकाल अवस्था सारी पढ़ेंगे, उसमें जो चीजें पढ़ेंगे वो सारी की सारी इस वृद्धि और विकास को ही बढ़ाने के लिए है। चाहे वो उसके भाषाई विकास होगा, चाहे उसका बौद्धिक विकास होगा, चाहे उसका क्रियात्मक विकास होगा, चाहे उसका संज्ञानात्मक होगा, चाहे उसका स्थूल क्रियात्मक होगा, जो भी विकास होगा वो इस वृद्धि और विकास को के लिए ही होगा, इसी पर डिपेंड होगा। ठीक है, तो हमें इस वृद्धि और विकास को समझना जरूरी है, क्योंकि वो सारा जीवन काल इसके ऊपर डिपेंड है। अगर ये प्रभावित तो वो संपूर्ण जीवन प्रभावित। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे वृद्धि क्या है। अब हम समझते हैं विकास क्या है, डेवलपमेंट किसको कहते हैं। डेवलपमेंट, जैसे हमने कहा, विकास क्या था, सॉरी वृद्धि क्या थी, मात्रात्मक था, उसको हम मात्रा में नाप सकते थे। लेकिन विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है, ये लिख रहा है, देखिएगा, विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के मानसिक, सामाजिक, भाषाई, भावनात्मक और नैतिक पक्षों का परिष्कृत होना शामिल है। अब आप यहाँ समझिए इस बात को कि विकास को हम नाप नहीं सकते, कोई मापन नहीं कर सकते विकास का। जैसे हम वृद्धि का तो माप सकते हैं कि हाँ इसकी हाइट इतने सेंटीमीटर हो गई, इतने फुट इतने इंच हो गई, हम माप सकते हैं, लेकिन विकास को मापा नहीं जा सकता। ये एक गुण के रूप में देखी जा सकती है, पहचानी जा सकती है, इसीलिए इसको कहा गया है कि इसको गुणात्मक प्रक्रिया है। हम इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि विकास हुआ है या नहीं हुआ है। जब हम पढ़ेंगे आगे तो मैं इसको समझाऊंगा कि विकास कैसे हुआ है। आप साधारण तौर पे अगर थोड़ा सा समझें कि एक बच्चा बोलना प्रारंभ नहीं कर रहा तो हमें चिंता होती है ना कि वो बोलना प्रारंभ नहीं कर रहा। क्या हम इस चीज को डिपेंड कर लेंगे, हम इस चीज को मान लेंगे कि नहीं बच्चा बोला नहीं है अभी तक तो इसका कहीं ना कहीं वृद्धि प्रभावित हुई? नहीं, बच्चा बोला नहीं है तो उसका कहीं ना कहीं विकास जरूर प्रभावित हुआ है, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन आपको कैसे पता कि इसका विकास नहीं हुआ? सिर्फ आपके पास एक गुणात्मक, यानी आपने अनुभव ही किया है कि वो अभी तक शब्दों को या होठों को हिलाना नहीं सीखा है, इसी को तो आपने अनुभव किया है। इतने में आपने इस बात को मान लिया कि उसका विकास नहीं हुआ। तो यही एक पॉइंट है कि हम सिर्फ उसको अनुभव कर सकते हैं, उसको मापन नहीं कर सकते। जैसे ही हो सकता है वो जब बोलना प्रारंभ करेगा तो बहुत तीव्र गति के साथ बोलना प्रारंभ कर देगा, तो उस समय उसका विकास बहुत ज्यादा तेजी से होने लग जाएगा। तब आप कह देंगे कि बहुत जल्दी इसने विकास किया है, भाई इसका तो शब्दों का ताना बाना बनना है, बुनना इसने अच्छा तरीके से सीख लिया। तो उस समय उसके विकास की आप देखेंगे, अनुभव करेंगे तो विकास तीव्र गति से। तो विकास को इसीलिए मानते हैं कि गुणात्मक रूप की से प्रक्रिया, जिसको गुणों के आधार पर ही समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके सोचने की क्षमता भी जो होगी वो भी हम यहीं पे देखेंगे कि वो सोच कैसा रहा है, उसका सामाजिक रूप से कैसे वो जुड़ाव पैदा कर रहा है, वो लोग भाषा का कैसे विकास कर रहा है, भावनाएं का उसका विकास हुआ या नहीं हुआ है, नैतिक पक्ष जो है उसका वो कैसा है, ये सब विकास की सीमा में आते हैं। ठीक है, इनको हम विकास, इसका हम नाप नहीं कर पाएंगे। इन सबको जब बात करेंगे, चाहे वो मानसिक, चाहे वो सामाजिक, चाहे वो भावनात्मक, चाहे वो नैतिक पक्ष, इन सबको जब देखेंगे तो ये सब के सब गुणात्मक रूप से ही महसूस किए जा सकते हैं। गुणात्मक प्रक्रिया है, इसे आप अनुभव कर पाएंगे, कभी नाप नहीं पाएंगे, कभी इसका मापन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद ये विशेषताएं डालता है, यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों में होती है। अब फिर इसने कह दिया विकास की, इसने कहा ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों में होती है। अब मात्रात्मक कैसे होगा? तो यहाँ कुछ चीजों को हम समझते हैं। सोच अगर बच्चे की देखनी हो तो वो किसमें होगी? गुणात्मक में होगी। अगर उसका भाषाई विकास देखना हो तो वो किसमें होगा? गुणात्मक में होगा। अगर हम उसके बात करें सामाजिक विकास को तो वो भी गुणात्मक होगा। लेकिन आप एक चीज देखिएगा, अगर एक शिशु या एक बच्चा एक शब्द को बोल रहा था और वो अचानक दो शब्दों को बोलना प्रारंभ कर गया, तो कहीं ना कहीं आप उसको मात्रात्मक रूप से माप लेंगे कि पहले एक ही शब्द बोलता था, आप दो शब्द बोलने प्रारंभ करेंगे। तो ये मात्रात्मक भी है। कुछ स्थिति में इसके दोनों रूप मिल जाते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक।
इसमें केवल शरीर का नहीं बल्कि व्यक्तित्व, सोच, समझ और व्यवहार का भी विकास होता है। साधारण सी बात है, नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप समझ लीजिएगा इस लाइन को, क्योंकि समय बहुत कम है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो जीवन के अंत तक चलती है। अब यहां इस पॉइंट को समझिएगा। विकास, मैंने पहले कहा, वृद्धि पे डिपेंड है। वृद्धि अगर होगी तो विकास भी होगा। वृद्धि एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि रुक जाएगी, परंतु विकास उस अवस्था के बाद भी नहीं रुकेगा, विकास निरंतर चलेगा। वृद्धि पर विकास कैसे डिपेंड हुआ? मान लिया किसी बच्चे की, आप ये माने कि हाइट नहीं बढ़ी। अगर हाइट नहीं बढ़ी तो वो हाई जंप नहीं कर पाएगा। अगर एक बच्चा लंबा है तो वो हाई जंप कर सकता है, उसकी जो पैरों की जो दूरी होगी, पैरों की लंबाई होगी, वो बढ़ेगी, छलांग लगाएगा, वो लंबी दूरी की छलांग लगा लेगा। बोना बच्चा होगा तो वो शॉर्ट फॉर्म में छलांग लगाएगा, कुछ दूरी की छलांग लगाएगा। अब उसकी जो छलांग लगाने की जो विकास है, वो विकास एक इस बात पे डिपेंड हुआ कि उसके शरीर के अंग की वृद्धि कितनी हुई। वृद्धि पर वो विकास डिपेंड हो गया। उस बोने बच्चे की वृद्धि कम हुई तो उसका विकास कम हुआ। जिसकी हाइट बढ़ी है उसका विकास, वृद्धि बढ़ी तो उसका विकास भी उसी अवस्था में बढ़ गया। तो ये स्थिति होती है कि वृद्धि पर विकास चलता है। लेकिन एक अवस्था, यानी अब आप समझेंगे कि जब किशोरावस्था में आ जाते हैं तो हाइट बढ़नी तो बंद हो गई। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें हम ये समझिएगा कि विकास निरंतर चलता है। जैसे बौद्धिक क्षमता की बात करें, व्यक्ति जीवन में अनुभव से सीखता है, निरंतर अनुभव करता है, कुछ नई नई काम करता रहता है, नए नए जीवन में प्रैक्टिकल वर्क करता है, तो वो उनसे, उनके परिणाम से बहुत कुछ सीखता है। आपके घर में आप एक उदाहरण देखिएगा, आपको नहीं पता होता कि समाज क्या है और समाज के साथ कैसे बनाना है, दूसरों के साथ कैसे संबंध रखना है। लेकिन आपके जो माता पिता जो आपसे बड़े हैं, अगर सामाजिक प्रक्षेप में बात करूं तो आप देखेंगे तो उनका विकास अभी आपसे ज़्यादा हो चुका है, वो उस चीज़ को ज़्यादा समझ लेते हैं। तो ये मान के चलिए कि विकास जो है जीवन पर्यंत चलता है। आपके माता पिता से ज़्यादा अगर सामाजिक रूप से कौन होगा? आपके दादा दादी जो होंगे वो सामाजिक प्रक्षेप में ज़्यादा विस्तारित होंगे, तो उनका विकास उनकी तुलना में ज़्यादा होगा। अब एक अवस्था ऐसी भी थी कि दादा दादी जो थे आपके माता पिता की अवस्था में जब थे तो उनका भी विकास सामाजिक कम था, बढ़ गया। बौद्धिक विकास हमेशा जीवन में निरंतर काम करने से हम सीखते हैं, इस बात को आप समझ गए। अब आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आप पढ़ते हैं, किशोरावस्था के बाद भी आप पढ़ते रहते हैं, आपने बीए किया, एमए किया या आप हायर एजुकेशन करते रहे, तो आपका बौद्धिक विकास जो है वो निरंतर चलता रहता है। तो विकास, आपकी बुद्धि यानी सिर का साइज तो एक समय ऐसा आ गया ना जहाँ खत्म हो गया, उसकी वृद्धि नहीं हो रही, फिर भी आप अनुभव से सीखते जा रहे हैं और जो सीख रहे हैं वो आपका विकास है। तो इसलिए कहा जा गया है कि विकास जीवन पर्यंत चलता है और मरते समय तक चलता ही रहता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखता है इंसान, तो वो उसके जीवन में विकास करता है। ठीक है, यह बहुपक्षीय होती है, बिल्कुल एक पक्ष का नहीं होता, अलग अलग पक्ष में चलते हैं। इसे हम बाद में समझेंगे जब विकास का एक पॉइंट अलग करेंगे पूरा का पूरा। उदाहरण के लिए, एक बच्चा पहले केवल रोकर अपनी जरूरतों को जताता है, बिल्कुल सही है, लेकिन अब वह बोलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, ये क्या है? उसका विकास है। फिर वो मानसिक और भाषाई विकास होता है, यह भी एक मानसिक और भाषाई विकास है, बिल्कुल। अब यहाँ थोड़ा सा आप देखिए, नीचे इसने पॉइंट्स दिए हैं कि मानव जीवन में वृद्धि और विकास का अंतर क्या है। यहाँ पे बिंदु दिया है, इसने वृद्धि दी है, इधर इधर दिया है विकास। ये कहता है प्रकृति के रूप में अगर बात करें तो प्रकृति क्या होती है? वृद्धि की शारीरिक और जैविक प्रकृति होती है। शरीर की बनावट में फर्क आता है, या जैविक जो आपके अनुवांशिक रूप से होता है उस पर डिपेंड होते हैं। विकास कहाँ देखने को मिलता है? मानसिक रूप से देखने को मिलता है, सामाजिक रूप से देखने को मिलता है, भावनात्मक रूप से देखने को मिलता है, भाषाई रूप से। मानसिक होगा तो भी वो वृद्धि पर डिपेंड है, सामाजिक होगा वो वृद्धि पर डिपेंड नहीं है, भावनात्मक होगा वो भी वृद्धि पर डिपेंड है, भाषाई होगा वो वृद्धि पर डिपेंड है। उसके बाद नीचे दूसरा पॉइंट पे आप देखेंगे तो ये कहता है प्रक्रिया में मात्रात्मक वृद्धि, मैंने पहले ही समझा दिया,
और विकास जो है वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरीके से होती है। अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि मानव जीवन में वृद्धि और विकास में अंतर, तो आप स्पष्ट ऐसे लिख सकते हैं कि कैसे। पहला तो कि वृद्धि जो है वो शारीरिक रूप से दिखाई देती है, इसे आंखों से देख करके पहचाना जा सकता है, और विकास जो है इसको नहीं पहचाना जा सकता, इसको अनुभव किया जा सकता है। ये मानसिक रूप से होता है, सामाजिक रूप से होता है, भावनात्मक रूप से होता है, भाषाई रूप से होता है। उसके बाद दूसरा अंतर ये है कि ये वृद्धि जो होती है मात्रात्मक रूप से होती है, मापन किया जाता है, जबकि विकास कुछ अवस्था में मात्रात्मक होती है, कुछ अवस्था में गुणात्मक रूप से होती है, इसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। मापन की बात करें तो मापने योग्य होती है, इसको सेंटीमीटर किलोमीटर में किलो में माप सकते हैं, क्षमा कीजिए किलोमीटर नहीं, सेंटीमीटर और किलो में वजन को नाप सकते हैं। और प्रत्यक्ष रूप से मापना कठिन है, किसको? विकास को आप नाप ही नहीं सकते। समाप्ति अगर बात करें तो सीमित समय, जैसे किशोरावस्था में जाकर के वृद्धि समाप्त हो जाती है, उसके बाद वृद्धि रुक जाती है। विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद नीचे लिखता है वजन का बढ़ना, ऊंचाई में इजाफा होना, ये सब का सब क्या है? वृद्धि है। भाषा का विकास, आत्म नियंत्रण, सहानुभूति की भावना, ये सब क्या है? विकास है। इस टाइप से ये विकास और वृद्धि है। आज हमने इस पॉइंट्स को क्लियर किया है, और ये सब आपको पढ़ने को मिल जाएगा आपकी एप्लीकेशन पे, आप इसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे आपको ये वीडियोस अब सुबह तक ही शो होगा, सुबह के बाद ये बंद हो जाएगा, 12 घंटे बाद ये आपको नहीं शो करता। अब यहाँ पर एक निष्कर्ष भी आपको, अच्छा ये निष्कर्ष का मैटर पहले आप समझिएगा। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन लिखा था, यहाँ देखेंगे स्पष्ट शब्दों में सिर्फ क्वेश्चन तो इतना ही था कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर है, मानव जीवन के संदर्भ में उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। आप भी जब उत्तर लिखें तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप उत्तर को 500 शब्द है तो 500 शब्दों में लिखें, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इसमें अपना भी जोड़ सकते हैं, जैसे आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास है उसी आधार पर आप इसमें लिख सकते हैं। अगर कम विकास है तो आप सेम का सेम उतार दीजिएगा, अगर ज़्यादा हो तो आप एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं। लेकिन आपको प्रत्येक प्रश्न को लिखने के बाद उस क्वेश्चन से संबंधित निष्कर्ष जरूर लिखना है आपके क्वेश्चन पेपर के दौरान। जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो एग्जाम में, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि हर प्रत्येक क्वेश्चन का निष्कर्ष जरूर लिखना है। जैसे यहाँ लिखा गया है कि वृद्धि और विकास दोनों ही मानव जीवन की में अनिवार्य है। वृद्धि हमारे शरीर के आकार और आयामों में परिवर्तन को दर्शाती है। वृद्धि और विकास दोनों ही मानव जीवन में अनिवार्य है, बिल्कुल सही है, अनिवार्य हैं। वृद्धि हमारे शरीर के आकार और आयामों में परिवर्तन को दर्शाती है, शरीर की बनावट में परिवर्तन दिखाती है, जबकि विकास हमारे व्यक्तित्व और व्यवहार को निखारता है। सही है, क्योंकि विकास जैसे जैसे होगा वैसे वैसे व्यक्तित्व निखरेगा, व्यवहार भी परिवर्तन होगा। एक स्वस्थ और संतुलित जीवन के लिए दोनों का समान रूप से होना आवश्यक है, ये भी सही है। इस टाइप से आपको लिखना है निष्कर्ष को, क्योंकि अगर वृद्धि संतुलित होगी तो विकास भी अच्छा हो जाएगा, अगर वृद्धि प्रभावित होगी तो विकास प्रभावित हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखता है माता पिता, शिक्षक और समाज को चाहिए कि वे बच्चों को न केवल वृद्धि की निगरानी करें बल्कि उनके समग्र विकास पर भी ध्यान दें। बिल्कुल, सिर्फ यही नहीं है कि वजन बढ़ाना है, वजन बढ़ाना ही वृद्धि है। आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें आपको समझना होगा। हमने जैसे कहा था, बीच में मैं एक पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूं यहाँ आपके साथ। अगर आपके हाथ पैरों की लंबाई बढ़ती है और मजबूती आती है आपके हाथों में, पैरों में, मांसपेशियों में बनावट बदलती है, हष्ट पुष्ट होती है, तो आपके विकास में परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपके वजन उठाने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी, आपके शारीरिक श्रम करने की जो स्थिति है उसमें बढ़ोतरी होगी, ये सब बढ़ोतरी होगी क्योंकि आपके इनमें बढ़ा। आपका कद बढ़ता है तो भी आपकी वृद्धि होती है, शरीर विकास बढ़ता है। लेकिन एक सीमा ऐसी होती है जिसमें वजन बढ़ता है, एक सीमा तक अगर वजन बढ़ता है तो विकास आपका बढ़ता है। एक सीमा के बाद यदि आपका वजन बढ़ता है तो विकास घटता है। अब आप कहेंगे जी वजन बढ़ने के बाद विकास क्यों? क्योंकि कई अवस्थाएं ऐसी होती हैं जिसमें अगर वजन बहुत ज्यादा हाई हो जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो व्यक्ति की कार्य क्षमता को घटा देता है, उसकी क्षमता घटेगी। और अगर उसकी कार्य क्षमता घटी तो आप विकास का मापन कैसे करेंगे? उसको अनुभव ही तो करेंगे।
अनुमानित रूप से आप क्या करते हैं, अनुभव ही तो करते हैं। एक व्यक्ति जो फटाफट दौड़ रहा है, बस पकड़ रहा है भाग करके, तो आप ये कहेंगे ना, वाह यार ये तो भाग लेता है अच्छी तरीके से। और एक वजन बढ़ा हुआ जो भाग नहीं रहा, हाफ पहले ही रहा है, वो बस कैसे पकड़ेगा, नहीं पकड़ पाएगा। अगर उसका वजन एक निश्चित रूप से सही होता तो वो भी शायद उस बस को पकड़ लेता, यानी उसका विकास जो था वो आप नाप चुके थे कि हाँ इसने दौड़ करके बस पकड़ ली, तो आपके हिसाब से उसका विकास अच्छा हुआ। लेकिन जब वजन बढ़ा और वो नहीं पकड़ पाया, तो आपने क्या अनुभव किया कि नहीं, इसने इस कार्य को, इसकी क्षमता नहीं है। तो जब क्षमता नहीं है तो कहीं ना कहीं उसके विकास को प्रभावित किया, उसके शारीरिक विकास को वजन ने प्रभावित कर दिया, उसके स्थूल विकास को प्रभावित कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में एक वजन ऐसी चीज है जहां पर कई बार एंटी भी चला जाता है विकास। इसलिए हमें यहाँ भी समझना है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि निरंतर एक ही साथ चलता है, वृद्धि बढ़ेगी तो विकास भी बढ़ जाएगा, नहीं। कोई एक अवस्था तक ही वृद्धि अगर अच्छी होती है तब तक ही विकास बढ़ता है। अगर वृद्धि बहुत ऐसी परिस्थिति में आ जाए कि बहुत लंबाई में बढ़ने लग जाए, अब लंबाई बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाए, जैसे आपने कई व्यक्तियों को देखा होगा 7-7 फुट 6.5 फुट की हाइट हो जाती है, वो किसी चीज़ को उतारना है, वो मान सकते हैं उनका विकास अच्छा हो, लेकिन जब आप उनको बैठने का, उनके सोने का ढंग या उनके कार्य करने की क्षमता जब आप देखेंगे तो उसमें डिफरेंस मिलेगा, आपको अंतर मिल जाएगा, तो वो सब विकास को प्रभावित कर देगा। उनके कंधे झुक जाते हैं, ठीक है, एक मतलब एक उम्र ऐसी जल्दी आ जाती है उनकी कि वो कार्य करने की क्षमता घट जाती है उनकी। तो विकास जरूरी है शारीरिक वृद्धि पर, लेकिन अगर शारीरिक वृद्धि एक रूप से आप यूँ माने अवसंभावी सी स्थिति में अगर हो तो विकास भी प्रभावित हो जाता है, ठीक है, विकास कम होना प्रारंभ हो जाता है। इस बात को आपको समझना है। चलिए आज का हम इतना ही पॉइंट्स करेंगे, कल हम फिर मिलेंगे आपके साथ दोबारा। जो भी समय होगा आपको सूचित कर दिया जाएगा, यूट्यूब के ऊपर आपके पास मैसेज आ जाएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको जब भी मैं नोटिफिकेशन डालूँ यूट्यूब पे या मैं लाइव हूँ तो आपको भी नोटिफिकेशन मिल जाए कि हाँ अब मैं लाइव हूँ और क्लास प्रारंभ होने वाली है। आप ये काम हर हाल में कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार मुझे पता है कि हम मैसेज भी करते हैं आप लोगों को, लेकिन आप मैसेज नहीं देख पाते, तो आपको वहाँ से नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ अभी क्लास 5 मिनट 10 मिनट में स्टार्ट होने वाली है। चलिए, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक्स।